जय हिंद, नमस्कार। मैं नवीन पंकज आज की इस डेमो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस डेमो क्लास में हमने शीर्षक चुना है जन विश्वास अधिनियम को, जो न केवल समसामयिक मुद्दा है, करेंट अफेयर्स का मुद्दा है, बल्कि यह मुद्दा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से सीधा संबंधित है, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ ही साथ यह मुद्दा भारतीय अर्थव्यवस्था से भी रिलेटेड है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमने इसीलिए इस विषय को इस डेमो क्लास के लिए चुना है। इस विषय की चर्चा करते समय इस अधिनियम से संबंधित तथ्यात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के साथ साथ इस अधिनियम की विशेषताओं को बताने के साथ साथ हम इसके विश्लेषणात्मक पक्ष पर भी गौर करेंगे और ये देखेंगे कि इस विधेयक की आवश्यकता क्यों थी, इस विधेयक की विशेषताएं क्या हैं, इस विधेयक की लोग आलोचना क्यों कर रहे हैं, अर्थात इसकी कमियां क्या हैं और फिर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इन तमाम बिंदुओं पर अगले 25 से 30 मिनट में हम चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस डेमो क्लास को शुरू करें उससे पहले हम बता दें कि इसमें किस चीज से हम यानी इस क्लास का एजेंडा क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जन विश्वास अधिनियम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी जन विश्वास अधिनियम क्यों लाया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है और फिर हम ये देखेंगे कि इसकी कमियां क्या हैं और इसके बाद इसके ऊपर बनने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान का कौन कौन सा मुद्दा इससे आपसे संबंधित है, तो भारतीय संविधान में अगर आप देखोगे तो एक आपका टॉपिक होता है विधेयक से अधिनियम बनने की प्रक्रिया, यानी जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है वो आपका इस टॉपिक से क्या है, सीधा संबंधित है। इसके साथ सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन जो है, यानी शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है, वो इससे क्या है, सीधा संबंधित है। इससे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो आप बात करते हैं, संयुक्त सदस्य समिति की, संसदीय समिति की जो बात होती है वो संबंधित है, क्योंकि जब ये अधिनियम पारित हो रहा था यानी इसके विधायन की प्रक्रिया जारी थी, उस समय इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उन सुझावों को शामिल भी किया गया था। तो इसलिए यह भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्या है, महत्वपूर्ण है और उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि जन विश्वास अधिनियम क्या है और इसे लाने की आवश्यकता क्यों थी। जन विश्वास अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित किया गया एक कानून है, जिसके माध्यम से भारत में जो संघीय कानून है उन संघीय कानूनों में 42 संघीय कानूनों में 183 संशोधन किया जा रहा है। अर्थात एक तरीके से ये क्या है, यह एक अम्ब्रेला लॉ है जिसके तहत भारत में जो 42 कानून हैं, संघ सरकार के कानून हैं, उनके 183 प्रावधानों को क्या किया जा रहा है, संशोधित किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि इस अधिनियम को किसके द्वारा लाया गया, तो ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम को यानी कानून को संसद में जो प्रस्तुत किया गया था वो केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा जैसा कि मैंने आपको बताया कि 42 संघीय कानूनों में 183 संशोधन करता है ये। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे जो मूल मोटिव था, ऐसा क्यों किया गया या इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो आपने सुना होगा कि एक शब्द सुना होगा जो इसके कानून के नाम में ही है, जन विश्वास अधिनियम। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस अर्थात विश्वास आधारित शासन प्रणाली को लागू करना चाहती है। विश्वास आधारित शासन प्रणाली जो होता है वह जो गवर्नेंस की मॉडर्न फॉर्मेट है या जो मॉडर्न मॉडल है उसका एक अंग है, जिसे हम लोग सामान्य तौर पे गुड गवर्नेंस कहते हैं, सुशासन कहते हैं। तो सुशासन की जो अवधारणा है उसका जो एडवांस फेज है, जो उसका अग्रिम चरण है, उसमें हम विश्वास आधारित शासन प्रणाली की बात करते हैं, अर्थात जिसमें शासक को शासित पर और शासित को शासक के प्रति क्या हो, आपस में विश्वास हो, अर्थात किसी के बीच में आपस में ट्रस्ट डेफिसिट न हो। तो ट्रस्ट डेफिसिट न हो, विश्वास का संकट न हो, उस समस्या के निदान के लिए विश्वास आधारित शासन प्रणाली को व्यवहार में लाए जाने की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जन विश्वास अधिनियम 2022 पारित किया गया और जिसके तहत संघीय कानून के उन प्रावधानों को जिससे जनता के या उद्यमियों के या व्यापारियों के विश्वास को या उनके मन में डर पैदा होता था, उसको संशोधित किया गया है। संशोधन क्या हुए हैं, कैसे हुए हैं, इसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए कि मूल रूप से इसमें क्या किया गया,
तो मूल रूप से इसमें जो बातें की गई हैं, इसमें दो चीजें आपको समझना है। एक चीज ये होती है कि जब हम कोई क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं या किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो हमारे द्वारा या किसी आरोपी के द्वारा जो अपराध हो रहा है या किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी गंभीरता क्या है, यानी अपराध किसी ने किया तो वो अपराध कितना बड़ा है, उसका अनुपात क्या है। और दूसरी चीज होती है कि उस अपराध के एवज में, उसके बदले में आरोपी को या दोषी को जो सजा दिया जाता है, जो उसे दंड दिया जाता है, उसका अनुपात क्या है। तो यहां पे दो चीजें आती हैं। जब भारत की कानून व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को आप पढ़ेंगे तो इस बात में कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल न्यायपालिका के स्पष्ट जो मत हैं कि जिस अनुपात में अपराध हो, सजा भी उसी अनुपात में होनी चाहिए। यानी अपराध की तीव्रता जितनी अधिक हो, सजा की तीव्रता भी उतनी अधिक हो। अपराध छोटा हो तो सजा छोटी हो, अपराध बड़ा हो तो सजा बड़ी होनी चाहिए। यानी इनके बीच जो है क्या है, संतुलन होना चाहिए। यह अधिनियम क्या करता है, इन्हीं दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करता है। ध्यान दीजिएगा, क्या करता है, इसका मूल उद्देश्य है इन दोनों के बीच में क्या करना, संतुलन स्थापित करना। अर्थात अपराध के अनुपात में और उसके बदले में जो सजा दी जाती है, उन दोनों के अनुपात में एक संतुलन हो। यह नहीं कि सजा क्या है, सजा छोटी है, मैं समझ रहे, और अपराध बड़ा हो जाए। तो अपराध जब बड़ा हो तो उसके एवज में बड़ी सजा दी जाए, अपराध छोटा हो तो उसके एवज में छोटी सजा दी जाए। इससे क्या होगा कि कानून का एक जो टेरर होता है, कानून का एक जो भय होता है, जो कभी कभी उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, उससे बचा जा सकता है। तो मूल रूप से यह कानून क्या करता है, इसमें संतुलन लाने का प्रयास करता है। अब इस संतुलन लाने के लिए इस अधिनियम के कुछ उद्देश्य हैं जिसको मैं बताना चाहता हूं। इसको आपको समझना होगा कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इस चीज को आपको क्या करना है, इसको आपको समझना है। ओके, तो इस अधिनियम के उद्देश्य को मैं बताऊं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं यहां पर इसे नोट कर देता हूं कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। एम यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। अब इसके उद्देश्य को अगर मैं देखूं तो मैं इसे तीन भागों में डिवाइड कर सकता हूं, इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है। पहला मूल उद्देश्य जो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वह यह है कि जो जीवन है, जीवन मतलब जो हमारा जीवन स्तर है या जो जीवन का तरीका है, लाइव लिविंग जिसे कहा जाता है, जीवन व व्यापार की सुगमता क्या करना, व्यापार को सुगम बनाना, जीवन व व्यापार को सुगम या सरल बनाना, ये इसका क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है। इस बात को ध्यान में रखना है। ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग यानी हम लोग जो जी रहे हैं, जो दैनिक कार्य हम कर रहे हैं, उस जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, और जीवन जीने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाए। और दूसरी चीज जो है वो क्या है, ईज डूइंग बिजनेस, जो व्यापार करने की प्रक्रिया है उस व्यापार को भी सुगम बनाया जाए। ये आपका क्या है, पहली चीज है। मैं समझ रहे हैं, ये आपकी पहली चीज है, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा इसका उद्देश्य जो है, वो दूसरा उद्देश्य है जो छोटे छोटे अपराध होते हैं, बात समझ रहे हैं, तो छोटे छोटे अपराधों के प्रति, बात समझ रहे हो, अपराधों के संदर्भ में, बात समझ रहे हो, के संदर्भ में लोगों के मन से, जो लोगों के मन में क्या होता है, भय होता है, लोगों के मन से कारावास के भय को दूर करना। क्या करना, कारावास के भय को दूर करना, यह इसका क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है। अब आपको मैं बताऊंगा कि यह कैसे, अभी विश्लेषण करूंगा तो इसका क्या मतलब है, उस अर्थ को आप समझ पाएंगे। एक शब्द होता है डीक्रिमिनलाइजेशन, यानी जो अपराध है उस अपराध को क्या किया जाए, थोड़ा सा उसमें कमी लाई जाए। तो जो लोगों में छोटे छोटे अपराधों को लेकर लोगों में क्या हो जाता है, जेल जाने का डर होता है, इसलिए कोई अच्छा कार्य भी नहीं कर पाते। मैं आगे इस लाइन को अभी व्याख्या करूंगा। और तीसरी चीज अगर आप देखोगे तो ये क्या है, यह है आपका तीसरा जो है वह न्यायपालिका के बोझ को कम करना, यानी जो न्यायपालिका का बोझ है उसके बर्डन को क्या करना, कम करना, बोझ को कम करना। अब आपको पता है कि भारत में अगर आप जाएंगे, भारत की कानून व्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कमी जो भारतीय कानून व्यवस्था की ये है, वो ये है कि न्याय मिलने में क्या होता है, विलंब होता है।
और आप सभी लोगों ने इस फ्रेज को सुना होगा कि डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस, देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता है। लेकिन देर से न्याय मिलता क्यों है? देर से न्याय इसलिए मिलता है कि हमारे यहां जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका की जो पोटेंशियल है, उसकी जो क्षमता है, जितना वो निष्पादन कर सकती है, उससे कई गुना अधिक उसके ऊपर क्या है, मुकदमों का बोझ है। तो इसके लिए जो वादी होता है या जो प्रतिवादी होते हैं, जो केस करते हैं, मुकदमा करते हैं, और फिर उस मुकदमे को निर्णित होने में पता चला कि वो वादी क्या होता है, समाप्त होता जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है और मुकदमा चलते रहता है। इस पे कई मूवी बनी है। दामिनी पिक्चर के एक डायलॉग को इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत सरकार की तरफ से आता है, उसने भी कोट किया कि तारीख पर तारीख। तो न्यायपालिका के ऊपर जो मुकदमों का अत्यधिक बोझ है, उसको भी ये दूर करने का क्या करता है, यह इसका एक प्रयास करता है कि हम इसको क्या करें, दूर करें। अब कैसे करें, ये इसका मूल जो है 3 एम है। जो अधिनियम, जन विश्वास अधिनियम आया है, इस जन विश्वास अधिनियम के मूल रूप से ये 3 अधिनियम जो है उद्देश्य हैं। अब इन उद्देश्यों को ये पूरा कैसे करता है, क्या करता है, इसके लिए हमको ये समझना होगा कि इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, यानी इसमें क्या क्या प्रोविजन किया गया है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें जब आप देखोगे तो पहली विशेषताएं जो की गई हैं वो क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो है इसमें जो है कई अपराध जो थे, बात समझ रहे हैं, कई अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। अपराध की श्रेणी से क्या कर दिया, श्रेणी से बाहर। एक तो पहली चीज ये है, ये कानून क्या करता है, जो जन विश्वास अधिनियम लाया गया है, यह कई अपराध ऐसे हैं जिनको ये अपराध की श्रेणी से बाहर कर देता है। मैंने आपको बताया कितने, तो हमने आपको पहले ही बताया कि 42 कानून है, 42 कानून है, जिसमें 183 से ऊपर क्या करता है, संशोधन करता है। और संशोधन करके जो उसमें छोटे छोटे अपराध थे, जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता था, जिसका समाज पर या राजनीतिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, जिसकी प्रकृति आर्थिक थी, उसको ये क्या करता है, डिक्रिमिनलाइज कर देता है, अर्थात उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर देता है। तो एक तो काम ये करता है। दूसरी चीज ये क्या करता है, दूसरी चीज ये सजा की प्रकृति जो है, उस सजा की प्रकृति में बदलाव करता है। क्या है, सजा की प्रकृति में परिवर्तन, या इसे आप बदलाव भी लिख सकते हैं, चेंजेस इन नेचर आप। अब ये क्या है, सजा की प्रकृति में ये क्या करता है, बदलाव करता है। अब सजा की प्रकृति में बदलाव कैसे होगा, 2 तरीके से। पहला इन्होंने ये किया कि कारावास की जितनी सजाएं थी, ध्यान दीजिएगा, कारावास की सजा जो थी, उस कारावास की सजा को या तो इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। क्या किया, या तो जो है उसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। पहली चीज, यानी जितने अपराध थे, उन अपराधों में जिनके लिए कारावास की सजा थी, उन कारावास की सजा वाले अपराधों को या तो समाप्त कर दिया गया, या फिर इस सजा की प्रकृति को चेंज करते हुए इसे जुर्माने से क्या किया गया, यानी कारावास की सजा को जुर्माने में बदल दिया गया। जो कारावास था, उस कारावास को जुर्माने में रूपांतरित कर दिया गया। जुर्माना यानी जिसे आप फाइन कहते हैं, अर्थदंड कहते हैं, तो जुर्माना में क्या किया गया, रूपांतरित कर दिया गया। इस बात को ध्यान से रखिएगा, समझिएगा इसको। तो ये क्या करते हैं, पहली चीज, कई अपराधों को तो इन्होंने क्या किया, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। दूसरी चीज क्या किए, जो सजा की प्रकृति थी, उस प्रकृति में इन्होंने बदलाव किया। मुख्य रूप से कौन सी सजा, जिन अपराधों में कारावास की सजा होती थी, अब उसमें ये क्या करते हैं, उसमें या तो कारावास की सजा को समाप्त कर देते हैं, यानी कोई कारावास होगा ही नहीं, या फिर इन्होंने क्या किया कि जहां पे कारावास की सजा के उपबंध थे, उन उपबंधों में बदलाव करते हुए, संशोधन करते हुए, वहां पर इन्होंने जुर्माने का प्रावधान कर दिया। आप समझ रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो अगली चीज जो है, एक अधिनियम है, वो है 1898 का भारत डाक अधिनियम। तो 1858 का जो भारत डाक अधिनियम है, इस अधिनियम के सभी अपराधों को समाप्त कर दिया गया। यानी ये अधिनियम जो है, अब यह अधिनियम क्या हो चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है। क्या है, अपराध मुक्त। अर्थात इससे पहले, इस संशोधन से पहले, जन विश्वास अधिनियम से पहले, भारत डाक अधिनियम के अंतर्गत
जो एक्ट या जो कृत्य अपराध की श्रेणी में आते थे उन सभी कृत्यों को माफ कर दिया गया। तो ऐसे कई अपराध हैं जिनको क्या किया गया, मुक्त किया गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो छोटे छोटे अपराध थे जिनसे व्यवसायी क्या होते थे, अपने व्यवसायिक निर्णय लेने में हिचकिचाते थे। आप समझ रहे हैं, जैसे हम व्यापारी हैं, हमको बिजनेस करना है। अब हमको बिजनेस करना है तो हमारे ऊपर एक कानून का डर होता है। अब हमारा अपराध नहीं होता है, हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि हम कोई अपराध करने जाएं, लेकिन न चाहते हुए भी कभी कभी क्या होती है, मानवीय भूल के चलते क्या हो जाता है, कोई हमसे अपराध हो जाता है। और उस अपराध में क्या था, उस अपराध में कठोर दंड की व्यवस्था थी। अब उस कठोर दंड के डर से जो व्यवसायी होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो व्यापारी कोई व्यवसायिक निर्णय लेते ही नहीं थे, क्योंकि उनको डर होता था कि अगर हमने ऐसा किया, इसमें हमसे कोई गलती हो गई तो हमको जेल जाना पड़ेगा, हमको सजा हो जाएगी। तो इसके माध्यम से वो क्या करते थे, कोई निर्णय ही नहीं लेते थे। अब उनके उसी डर को समाप्त करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। तो कारावास की सभी सजाओं को उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। कारावास की सजा को जुर्माने से क्या किया, तब्दील कर दिया, रूपांतरित कर दिया। तो इससे जाहिर सी बात है कि जो व्यवसायी हैं जिनके अंदर कठोर कानून का डर था, जो कानून अव्यवहारिक था, उसके प्रति क्या होगा, वो भय समाप्त होगा। भय समाप्त होगा तो वो खुल के निर्णय लेंगे, एग्रेसिव निर्णय लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, व्यवसाय का माहौल बनेगा, व्यापार का माहौल बनेगा, व्यापारी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक चीज आपको यहां पर दिखने को मिल रही होगी। अगली प्रावधान जो इसका है, जो है क्या है महत्वपूर्ण है, वो है विवाद निवारण तंत्र। आपने सुना होगा ग्रीवांसेज रिड्रेसल मैकेनिज्म जो होता है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, विवाद आप कह सकते हैं या इसको आप शिकायत भी कह सकते हैं। शिकायत निवारण प्रणाली, निवारण प्रणाली, इसे आप तंत्र भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसको बोला जाएगा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब इस ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, इसमें भी जो है क्या किया गया है, जो है परिवर्तन किया गया है। और इसमें जो प्रणाली क्या है, इस अधिनियम में जो प्रस्तावित प्रणाली है, ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम की जो प्रस्तावित प्रणाली है, इस प्रणाली में विवादों के समाधान हेतु क्या किया जा रहा है, विवादों के समाधान के लिए जो एजुकेटिंग ऑफिसर होते हैं, मैं समझ रहे हो, वो क्या हो रहा है, नियुक्त न्यायिक अधिकारियों का प्रावधान है। नियुक्त न्यायिक अधिकारी का प्रावधान किया गया है, का उपबंध। अब इस बात को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर स्टार लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले जो विवाद होते थे, वह विवाद कहां जाता था, कोर्ट में जाता था, न्यायपालिका में। यह अधिनियम क्या करती है, कोर्ट में जाने की जो प्रोसेस है, न्यायपालिका में जो जाने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को रोकती है। और उसकी जगह पर यह अधिनियम अपने अंतर्गत ही क्या करती है, एक प्रणाली बनाती है, एक ग्रीवांस सेल बनाती है, जिसमें संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, उनको नियुक्त किया जाएगा। और वही लोग क्या करेंगे, इन विवादों का समाधान करेंगे। तो इसका पॉजिटिव पक्ष यह है कि इससे जब हमें कोई शिकायत होती थी, कोई विवाद होता था, तो न्यायपालिका में जाना पड़ता था, न्यायपालिका के ऊपर वर्कलोड बढ़ता था, और हमको न्याय मिलने में भी क्या होता था, समाधान में भी समय लगता था। अब इस अधिनियम में ही हमने क्या किया, एक ग्रीवांस सेल बना दिया। अब न्यायपालिका में जाने की जरूरत नहीं है। कभी कुछ अपवाद हैं, हो सकता है कि आप ग्रीवांस सेल के निर्णय से क्या हो, संतुष्ट न हो, तब आप इसके निर्णय के खिलाफ क्या करेंगे, अपील करेंगे। लेकिन लगभग 90% मामले यहां पर क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे। 90% मामलों का क्या होगा, निस्तारण हो जाएगा। तो यह चीज क्या है, इसकी खासियत भी है और इसकी कमी भी है। कमी कैसे है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये क्या हो गया, न्यायिक नियुक्ति अधिकारी होंगे और वो क्या करेंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे। तो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल भी इसमें है। अगली चीज हमने इसमें यह बताया आपको कि कारावास की सजा नहीं रहेगी। कारावास की सजा को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, या तो उन्हें जुर्माने से वो किया गया है, रूपांतरित किया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 3 वर्ष पर क्या होगा, पर इस अधिनियम की क्या होगी,
अधिनियम की समीक्षा होगी, अधिनियम की समीक्षा होगी, क्लियर। और अधिनियम की समीक्षा होने के बाद सजा के प्रावधानों में जो सजा के उपबंध हैं, सजा के जुर्माने के जो जुर्माना है, जुर्माने में या जिसे आप अर्थदंड कहते हैं, तो अर्थदंड में न्यूनतम मिनिमम 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि की जाएगी, क्लियर। 10% की वृद्धि की जाएगी। ये इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो एक तरह का भारतीय कानून व्यवस्था में नवाचार है। क्योंकि हम लोग भारतीय कानून व्यवस्था पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही लगाते हैं कि भारत की जो कानून व्यवस्था है वो काफी पुरानी हो चुकी है, समय और काल परिस्थितियां जो हैं वो काफी बदल चुकी हैं, इसलिए उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। यह अधिनियम अपने आप ही क्या करता है, एक मैकेनिज्म डेवलप करता है और उसमें यह कहता है कि प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर हम इसकी क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। और समीक्षा करने के बाद हमको जहां पर लगेगा कि भाई इस अधिनियम में क्या है, ये कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त करेंगे और जो जुर्माने का प्रावधान है उसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम ये है। तो जाहिर सी बात है समय के आधार पर अगर जुर्माना नहीं बढ़ाएंगे तो उस जुर्माने का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा, क्योंकि मनी इन्फ्लेशन के चलते, मुद्रास्फीति के चलते मुद्रा के मूल्य में क्या होती है, गिरावट होती रहती है। एक प्रावधान ये है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो जन विश्वास अधिनियम में ये प्रावधान किए गए हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्यों थी, क्यों हमें जरूरत पड़ी ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की, क्यों हमें जरूरत पड़ी न्यायपालिका पर बोझ हटाने की, बात समझ रहे हैं। तो एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि भाई ये क्यों किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न जो है, क्यों हम इस अधिनियम को क्यों लेके आ रहे हैं, वाई, बात समझ रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें हमको समझना है। अब यहां से जो चीजें होती हैं ये क्या हो जाती हैं, ये एनालिटिकल पोर्शन, यहां से आपका विश्लेषणात्मक पक्ष प्रारंभ होता है। अब इसमें पहली बात जो होती है, ध्यान दीजिएगा, जो अर्थव्यवस्था में आपने एक सेक्टर सुना होगा जिसे बोला जाता है एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम, बात समझ रहे हैं, सूक्ष्म, बात समझ, माइक्रो स्मॉल लघु व मध्यम उद्यम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्तमान में भारत सरकार का जो पूरा फोकस है वो किस पे है, उद्यमिता पे है। देश के भीतर उद्यमिता के कल्चर को, संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, लोगों में उद्यमिता की प्रवृत्ति का विकास किया जाए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तमाम योजनाएं जो लाई जा रही हैं उसका मेन मोटिव ये है कि हम विश्व को क्या बने, मैन्युफैक्चर हब बनाएं, भारत को विश्व का, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चर हब बनाया जाए। और उसमें एमएसएमई सेक्टर क्या होता है, इसको अर्थव्यवस्था के बैकबोन के रूप में क्या किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी, भारत सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के लाने के बावजूद भी हमें जिस आउटकम की, जिस परिणाम की आवश्यकता थी, जिसकी प्रत्याशा थी, वो प्रत्याशा पूरी नहीं हो पा रही है। हम एमएसएमई इंडस्ट्री से जितनी उम्मीद करते हैं उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सवाल उठता है आखिर ऐसा क्यों है। तो जब आप इस क्यों का जवाब देखेंगे तो इसमें आपको एक परंपरागत समस्या दिखेगी, और वो क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं रेड टेपिज्म, अर्थात लाल फीताशाही की, बात समझ रहे हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर राज की। क्या कहा जाता है, इंस्पेक्टर राज, क्लियर। भारत सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी आज भी हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारत की कानून व्यवस्था में लाल फीताशाही को समाप्त नहीं कर पाए हैं। आज भी अगर आपको कोई काम कराना है, कोई लाइसेंस लेना है या कहीं पे आपको कुछ करना है जहां पे सरकारी महकमों से आपका क्या होता हो, रूबरू होना पड़ता हो, तो आप जब ऑफिस का चक्कर लगाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सब चीजें कागज पर हैं। वास्तव में आज भी क्या है, लाल फीताशाही है। अब लाल फीताशाही क्यों है? जो एमएसएमई इंडस्ट्री है,
आपको मैं अगर एक ORF की रिपोर्ट बताऊं 2022 का, तो इसमें यह बताया गया कि इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए 1536 कानून है। कितने कानून हैं? 1536 कानून है। यानी MSME इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अकेले भारत में केवल संघ के 1536 कानून हैं। अब 1536 कानून केवल किसको डील कर रहा है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को। तो जाहिर सी बात है, जब 1536 कानून है तो इस कानून के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों की एक लंबी फौज होगी। इस कानून को लागू करने के लिए एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा, जिसमें दीर्घकालिक और जटिल क्या होगी? प्रशासनिक संरचना होगी। और जितनी जटिल प्रशासनिक संरचना होती जाएगी उतनी ज्यादा ही क्या हो जाएगा? आपके व्यापार करने की, लाइसेंस लेने की या अनुमति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो दीर्घकालिक होती जाएगी। उतने ज्यादा हमको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस करना जो है, कि जो ईज डूइंग बिजनेस है वो क्या हो? आसान हो, व्यापार करना आसान हो, तो जाहिर सी बात है जो कानून की जटिलताएं हैं, जो प्रशासनिक जटिलताएं हैं, इन जटिलताओं को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। यह कानून इसी बात को क्या करता है? ध्यान में रखता है। 1536 कानून है। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस 1536 कानून में 2634 मानक ऐसे हैं। ये रिपोर्ट की बात मैं बता रहा हूं, ORF रिपोर्ट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ORF की रिपोर्ट है 2022 की। 1536 कानून हैं और इसमें 2634 मानक ऐसे हैं कि अगर आप इन मानकों का उल्लंघन करते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। 2634 मानक। अब बताइए, एक छोटा व्यवसायी है जो व्यापार करना चाहता है, क्या उस व्यवसायी को ये 2634 मानक याद होंगे? क्या वो इनके बारे में जानता है? नहीं जानता है, क्योंकि इतने मानक, वो कानून का विद्यार्थी थोड़े है, उसने ला थोड़ी किया है, वो वकील थोड़ी है, वो एक व्यापारी है। उसका काम है पैसा लगाना, पैसे से बिजनेस करना, 2 पैसा अपने कमाना और 2 पैसा अर्थव्यवस्था में कर के रूप में देना, कुछ लोगों को रोजगार देना। लेकिन भारत की जो कानून व्यवस्था है उसने 2634 मानक ऐसे बना रखे हैं, अगर उन मानकों का उल्लंघन करेंगे तो जेल हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए आप ये मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं कि हम कोई व्यवसायी हैं, हम बिजनेस करने गए, हमको ये मानक नहीं पता है, और मानक न पता होने के चलते हमसे किसी मानक का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। तो मानक का उल्लंघन हो गया तो तुरंत मेरे ऊपर क्या होंगी? जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगी, और कार्रवाई करने के बाद मैं दोषी पाया जाऊंगा और मुझे क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। तो क्या मैं कोई निर्णय लूंगा? क्या मेरे अंदर बिजनेस की भाव आएंगे? नहीं आएगा। कारण क्या है? कारण इन कानून का डर। बस समझ रहे हैं? तो इससे मेरे अंदर जो बिजनेस की स्पिरिट है वो स्पिरिट ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बस समझ रहे हैं? ये स्पिरिट क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो एक तो इससे क्या होता है, इसके चलते क्या होता है, आपकी जो उद्यमिता है उस उद्यमिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो उद्यमिता है, उद्यमिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इंपैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नकारात्मक क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। एक तो आपका यही कारण हो गया, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और दूसरी चीज, ये जो लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज देख रहे हो, तो हम जब ऑफिस का चक्कर लगाते हैं और जब प्रशासनिक अधिकारियों का एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है तो यहीं से एक अपराध पनपता है, और वो होता है भ्रष्टाचार, करप्शन। क्या होता है? भ्रष्टाचार। तो इससे करप्शन भी बढ़ रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, उद्यमिता का जो भाव है वो भी बढ़ रहा है, कम हो रहा है। और इसके चलते आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? निवेश खत्म हो रहा है। आप डेली पढ़ते होंगे कि भारत से जो है इतने उद्यमी क्या हो गए, भारत छोड़ के जाके विदेशों में बैठ गए। क्यों विदेश में बैठ रहे हैं भाई? भारत विश्व का सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है, भारत में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत का व्यापारी क्या हो रहा है? भारत छोड़ के बाहर जा रहा है। इस पे पूरा राष्ट्र चिंता कर रहा है कि भारत के जो उद्योगपति हैं, भारत के जो व्यापारी हैं, वो भारत छोड़ के कहां जा रहे हैं? भारत छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है, लाल फीताशाही, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार, अनावश्यक कानूनों का डर,
और इससे बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, भारत से बाहर चले जा रहे हैं। तो इससे आपका क्या हो रहा है, इससे जो अर्थव्यवस्था की एमएसएमई इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री पर क्या है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। तो एक चीज ये हो गई। इसका दूसरा उदाहरण अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो आप कहीं पे प्लांट लगा रहे हैं, किसी चीज का आप प्लांट लगाने गए। अब जब आप किसी चीज का उद्योग लगाने गए तो उसके लिए आपको अनेक मंत्रालयों से क्या करना पड़ता है, अनेक मंत्रालयों से अनुमति लेनी पड़ती है। कोई पर्यावरण मंत्रालय है, कोई वहां का कानून मंत्रालय है, कहीं का भूमि मंत्रालय है, और इन सभी का क्या करना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है। और उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, कमियां रह जाती हैं। तो इन सब चीजों का निगेटिव इंपैक्ट ये पड़ता है जो पड़ेगा। उससे मैंने आपको क्या बताया कि इससे जो व्यवसाय है, यानी जो व्यावसायिक उद्यमिता है, ये उद्यमिता का भाव जो है ये क्या होगा, उद्यमिता के भाव में कमी आएगी। जब उद्यमिता के भाव में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था में निवेश का स्तर नीचे जाएगा। निवेश का स्तर जब नीचे जाएगा तो जो उत्पादन प्रक्रिया है, ये उत्पादन यानी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये नीचे जाएगा, ये कम होगा। तीर देखिएगा, तीर नीचे की तरफ जा रहा है। और जब उत्पादन प्रक्रिया नीचे जाता है तो इससे दो चीजें होती हैं। एक तो आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी, सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या होगी, कम होगी। और दूसरी चीज क्या होगा, जो आपकी अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर हैं, ये रोजगार के अवसर क्या होंगे, कम होंगे। ये दोनों चीजें कम होंगी। तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, एक आर्थिक दुष्चक्र का निर्माण होगा। और उस आर्थिक दुष्चक्र के चलते पूरी अर्थव्यवस्था में आपको रिसेशन के वो दिखने लगेंगे। अब यहां पे अगर हम क्या करते हैं, 183 अपराधों को हमने क्या किया, या तो अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया या कारावास का डर जो है क्या किया, दूर कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर उद्यमिता का भाव होगा। तो अब यहां पर आपको मोटा मोटी इस बात का अनुमान लग जाना चाहिए कि भाई ये अधिनियम क्यों लाया गया। अब जब अधिनियम लाया गया तो अगली बात जो निकल के आती है वो हमें यह जानना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो अब हम इसको यह समझते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। तो महत्व आप देखोगे तो पहली चीज इसने क्या किया, पहली चीज इसने यह किया कि जो अनावश्यक मानक थे, अनावश्यक मानक वह अपराधों में क्या करना, वह अपराधों को समाप्त करना, या इसको आप जो है क्या करेंगे, अप्रासंगिक भी कह सकते हैं। जो मानक यानी जो स्टैंडर्ड रखे गए हैं वो या तो अप्रासंगिक हैं या वो अपराध क्या है, कम है। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया। जब इसको समाप्त कर दिया तो जाहिर सी बात है इससे जो व्यवसायी होगा उस व्यवसायी के अंदर क्या होगा, व्यवसायी में क्या होगा, व्यवसायी का विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, जब हमारे अंदर कानून का जो गलती न है, जो अप्रासंगिक कानून है उसका भय कम हो जाए, जब लाल फीताशाही कम हो जाए, रेड टेपिज्म कम हो जाए, तो जो सिस्टम है उस सिस्टम के प्रति हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा कि अरे कुछ नहीं होगा, सरकार बहुत अच्छी है, सरकार व्यापारियों का सम्मान करती है, सरकार नागरिकों का सम्मान करती है, हमें कोई ऐसे नहीं फंसा सकता है। तो जिसको हम सिस्टम कहते हैं, जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं, उसके प्रति आपका हमारा विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब हमारा आपका विश्वास बढ़ेगा यानी विश्वास की बहाली होगी, तो जाहिर सी बात है इससे आपकी उद्यमिता क्या होगी, उद्यमिता बढ़ेगी, यानी जो उद्यमिता का भाव है ये बढ़ेगा। और जब उद्यमिता का भाव बढ़ेगा तो इससे आप अर्थव्यवस्था में क्या करोगे, निवेश करोगे। इससे आप अर्थव्यवस्था में क्या करोगे, निवेश करोगे। और जब निवेश अर्थव्यवस्था में होगी तो इससे उत्पादन होगा, उत्पादन से आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा और इससे आपके रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। और फिर अर्थव्यवस्था में एक क्या होगा, एक सदचक्र का निर्माण होगा। यह चीज हो गई। तो एक तो यह अधिनियम क्या कर रहा है, यह अधिनियम हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर है। इससे अधिनियम के आने के बाद अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ने की संभावना है, और जो निवेश बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, एक आर्थिक सदचक्र का निर्माण हो जाएगा, अर्थव्यवस्था आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। दूसरी चीज आप देखोगे कि यह कानून क्या करता है, यह अधिनियम,
यह अधिनियम न्यायपालिका के बोझ को क्या करता है? न्यायपालिका के हस्तक्षेप व बोझ में क्या करता है? बोझ में कमी लाता है। बर्डन, जो आपका भारत की न्यायपालिका का रोना है, उसमें क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि जो समस्या समाधान है, उस समस्या समाधान के लिए अधिनियम क्या कर रहा है? समस्या समाधान जो मैंने आपको बताया था कि उसको पहले आप ध्यान दीजिएगा। समस्या समाधान के लिए ये एक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रशासनिक तंत्र बनाता है। अभी तक हमें कोई समस्या होती थी तो उस समस्या के लिए हम कहां चले जाते थे? कोर्ट चले जाते थे। यह अधिनियम कहता है कोर्ट नहीं जाना है आपको। आपकी समस्या के समाधान के लिए हम एक क्या कर रहे हैं? एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो यहां पर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई व्यवसायी है, इसकी कोई कंप्लेन है, तो पहले यह व्यक्ति सीधा कहां जाता था? न्यायपालिका में चला जाता था। और इस तरीके से न्यायपालिका पर क्या हो जाते थे? मुकदमों का बोझ बढ़ जाता था। मुकदमों का बोझ बढ़ने की वजह से समय पर निर्णय नहीं मिलता था। और न्यायपालिका में जाने का मतलब आप देखे होंगे कि अगर आप न्यायपालिका में जाते हैं तो वकील करना है, उसको फीस देनी है, तो न्याय भी विलंब से मिलता है और न्याय महंगा होता है। एक लोक कवि हुए कैलाश गौतम, उन्होंने खूब अच्छा लिखा कि भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गिरफ्ती चलाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर से व्यापारियों को क्या मिलेगा? आम आदमी को राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनको जब शिकायत होगी तो ये कहां पर जाएंगे? ये यहां पर जाएंगे। तो इससे इनको लाभ क्या होगा? इससे जो शिकायत करता है उसकी समस्या का समाधान तत्काल हो जाएगा, उसके संसाधन बचेंगे और न्यायपालिका का भी समय बचेगा। तो इससे दोनों पक्षों को विन विन क्या हो रहा है? सिचुएशन हो रहा है। यानी दोनों के लिए क्या है? लाभ की स्थिति है। न्यायपालिका में पे न्याय का क्या हो गया? मुकदमों का बोझ कम हो गया और इनको क्या मिल गया? सस्ता व सुगम और शीघ्र क्या हो गया? न्याय मिल गया। तो इससे देश की न्यायिक प्रणाली भी क्या होगी? सुधार होगी और सही समय पर इनको क्या होगा? तो इस प्रणाली से आप देखोगे तो क्या चीजें होंगी? इससे जो व्यवसायी है इसका समय बचेगा, चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, इससे इसकी ऊर्जा बचेगी, इसका संसाधन बचेगा। ये सभी चीजें क्या होंगी? इसका संसाधन बचेगा, ये सभी चीजें बचेंगी। और इसका ये प्रयोग क्या कर सकता है? कहीं दूसरी जगह करेगा। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इस तरीके से आप देखोगे कि न्यायिक व्यवस्था को भी क्या करता है? दुरुस्त करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस चीज को आपको क्या करना है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इन उद्देश्यों के लिहाज से यह कहा गया कि यह अधिनियम क्या करेगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ईज ऑफ लिविंग एंड बिजनेस एंड डूइंग बिजनेस, इन दोनों को यह क्या कर रहा है? इस तरीके से आप देखोगे तो यह क्या कर रहा है? ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस यानी आपके जीवन को और व्यवसाय करने की जो सुगमता है उसको क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब तक आपने यह देखा कि जन विश्वास अधिनियम क्या है, जन विश्वास अधिनियम का उद्देश्य क्या है, जन विश्वास अधिनियम के प्रावधान क्या हैं और जन विश्वास अधिनियम का महत्व क्या है। लेकिन अब आप देखेंगे, अगर आप द हिंदू पढ़ रहे होंगे, न्यूज चैनल देख रहे होंगे, तो उसमें तमाम लोग क्या कर रहे होंगे? तमाम लोग इसकी आलोचना कर रहे होंगे, इसकी कमियां बताई जा रही है और काफी इसमें चिंता प्रकट की जा रही है। तो वो कमियां क्या हैं? उन कमियों को देखने से पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, इसके महत्व बताने के बाद, कि इसमें कौन कौन से क्या किया गया है, इसके अंतर्गत किन किन अधिनियमों को, विधेयकों को शामिल किया गया है। प्रमुख तौर पे मैंने आपको बताया कि 43 कानून है, लेकिन 43 कानूनों में जो प्रमुख कानून है आपको मैं दिखाऊं, जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927 का, इसको संशोधित किया जा रहा है। वायु प्रदूषण अधिनियम जो है 1981 का, ये इससे क्या हो रहा है? संशोधित हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का, आईटी एक्ट, मैं समझ रहे हो, इसमें संशोधन हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, कॉपीराइट अधिनियम, पेटेंट अधिनियम, रेलवे अधिनियम, एफएसएसआई एक्ट जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इन सभी को इसमें संशोधित किया जा रहा है।
जो मेडिकल एक्ट है उस मेडिकल एक्ट को क्या किया जा रहा है, संशोधित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे समाज को, जिससे हम डेली क्या हो रहे हैं, जिन कानूनों से प्रभावित हो रहे हैं, उसको ये आसान बनाने का क्या है, प्रयास है। लेकिन इसके बावजूद यहां पर क्या किया जा रहा है, इसकी कुछ कमियां बताई जा रही हैं, यानी इसमें जो चिंता प्रकट की जा रही है, इसकी समस्याएं क्या हैं, जिसको उजागर किया जा रहा है, इसको लेकर कुछ दिक्कतें बताई जा रही हैं। तो पहली समस्या इसमें यह बताई जा रही है, ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्रॉब्लम यह है कि अगर हम क्या कहते हैं कि अपराध को क्या करते हैं, यानी कारावास को पूर्णतः क्या कर रहे हैं, कारावास को पूर्णतः अगर हम समाप्त करते हैं, बात समझ रहे हैं, पूर्णतः समाप्त करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे लोगों के मन में जो कानून का क्या है, बात समझ रहे हो, कानून का जो भय है वो थोड़ा कम होगा। और इससे क्या होगा, इससे लोग जानबूझ के अपराध कर सकते हैं, बात समझ रहे हो। तो इससे पहली चिंता यह की जा रही है कि इससे लोग क्या करेंगे, जानबूझकर कानून का उल्लंघन या अपराध की प्रवृत्ति क्या हो सकती है, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आशंका यह जताई जा रही है, क्योंकि लोग सोचेंगे जेल तो जाना नहीं है, ये अपराध कर देते हैं, इस अपराध में क्या है, इस अपराध में केवल इतना ही तो जुर्माना है, जुर्माना भर देंगे, चलो ये काम कर लेते हैं। तो पहली चीज ये है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं। दूसरी चीज आप ये कर रहे हैं कि हम अपराधों को समाप्त कर रहे हैं। आप अपराधों को समाप्त नहीं कर रहे हैं, आप जो अपराध पूरा था उसको आधा कर दिए। अर्ध अपराधीकरण इसको बोला जा रहा है, क्वासी जो है डिक्रिमिनलाइजेशन, यानी जो हमने कहा कि हम अपराध को बिल्कुल गैर अपराधीकरण कर देंगे, उसको बताया जा रहा है कि इससे क्या हो रहा है, इससे डिक्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। तो एक चिंता यह है, दूसरा यह है कि इससे अपराध पूर्णतः जो है क्या है, खत्म नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात जो यहां पर बताई जा रही है, जो दूसरी समस्या है, वो ये समस्या है, ध्यान देना, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बात समझ रहे हो, प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कराना, प्रशासनिक अधिकारियों से न्यायिक निर्णय कराना। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे आपके संविधान के कई डॉक्ट्रिन इन जो है आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अधिनियम क्या कर रहा है, एक जो है ग्रीवांस रिड्रेसल सेल बना रहा है, और उसमें यह कहा गया कि जो ब्यूरोक्रेट होंगे, यानी जो आईएएस हो जाते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, वो क्या करेंगे, वो न्यायिक निर्णय लेंगे। अब वो न्यायिक निर्णय लेंगे तो इससे दो चुनौतियां आ रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यवसायी है, एक बार जो है कोई केस स्टडी हम ले लेते हैं, तो यहां पर केस स्टडी अगर हम ले लेते हैं यमुना संरक्षण वाला, ध्यान दीजिएगा, यमुना के तट पर क्या हुआ था, यमुना संरक्षण एक केस है, किसका, एनजीटी का, इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसका, एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। हुआ यह था कि आज से कुछ साल पहले दिल्ली में यमुना नदी के तट पर एक योग शिविर आयोजित किया गया था श्री श्री रविशंकर का, और उस योग शिविर में क्या किया गया था कि पेड़ों को काटा गया था, जो यमुना के किनारे पेड़ थे उन पेड़ों को काटा गया था ताकि शिविर को बेहतर ढंग से आकार दिया जा सके और वहां पे लोग जो है सुगमता से आ सके। इससे क्या हुआ कि जो यमुना का पर्यावरण जो है क्या हुई थी, यहां पे यमुना को जो है पर्यावरणीय क्षति हुई थी। क्या हुई थी, पर्यावरणीय क्षति। क्यों, क्योंकि यमुना के किनारे जो है योग शिविर लगा था, लाखों में लोग क्या हुए थे, आए थे, तो इससे जो इसके इकोलॉजिकल फीचर थे, वो इकोलॉजिकल फीचर क्या हुए थे, डिस्ट्रैक्ट हुए थे, यानी इसको काफी लॉस हुआ था। अब इसके लिए लोगों ने क्या किया, केस किया वो योग शिविर आयोजित कराने वाली संस्था के खिलाफ। तो इसमें एनजीटी ने पहले यह अनुमान लगाया कि यमुना की जो पर्यावरणीय क्षति हुई है उस क्षति का अनुपात क्या है, यानी कितनी क्षति हुई है, मैं समझ रहे हैं। अब यह बताइए किसी नदी के पर्यावरण में, उसके पारिस्थितिकी तंत्र में कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस नुकसान का अनुमान एक आईएएस अधिकारी लगाएगा या कोई पर्यावरणविद लगाएगा। आंसर होगा पर्यावरणविद लगाएगा।
क्योंकि आईएएस अधिकारी को सभी मामलों की जानकारी नहीं है। तो अगर जो ये ग्रीवांस सेल प्रशासनिक अधिकारी बनाया जा रहा है, इनके सामने कोई ऐसी शिकायत आती है, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी उतनी दक्षता के साथ क्षति का अनुमान लगा सकता है? जाहिर सी बात है, दक्षता के साथ नहीं लगा पाएगा, उसमें कुछ कमियां होंगी। और जब क्षति का अनुमान लगाने में कमी होगी, तो उसके एवज में जब वो क्षतिपूर्ति यानी जब वो पेनाल्टी लगाएगा, जुर्माना लगाएगा, तो वो भी क्या होगा? वो भी सही नहीं होगा। और अभी एम हमने आपको बताया कि इसका मेन एम क्या है? अपराध के अनुपात और सजा के अनुपात में संतुलन लाना। लेकिन यहां पर टेक्निकल पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन के अभाव के चलते उस उद्देश्य को पाने में क्या है? कमियां दिख रही हैं। तो एक तो सीधी सीधी कमी यह है कि किसी भी आर्थिक नुकसान के लिए, पर्यावरणीय नुकसान के लिए हमें एक्सपर्ट की, उस विषय के एक्सपर्ट की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर सभी कार्य किसके ऊपर दे दिया गया? आईएएस के ऊपर दे दिया गया, और उसी को मान लिया गया कि यही सभी चीजों का क्या है? विशेषज्ञ है। दैट इज नॉट फेयर, वो सही नहीं है। तो एक तो समस्या यहां पर यह है। दूसरी बात यहां पर यह है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहता है, भारतीय संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर आता है, केशवानंद भारती के केस में क्या आया था? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत लाया गया, और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में एक प्रिंसिपल शामिल किया गया, और यह कहा गया शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। तो शक्तियों का पृथक्करण जो है, यह क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ जो है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब शक्तियों के पृथक्करण के बारे में अगर देखा जाए कि भारतीय संविधान क्या करता है, भारतीय संविधान सेपरेशन ऑफ पावर का प्रावधान करता है। डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो शक्तियों के पृथक्करण का जो प्रावधान मिलता है वो अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 जो भारतीय संविधान के भाग 4 का क्या है? हिस्सा है, जिसको हम लोग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। उसमें यह कहा गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या होगा? अलग किया जाएगा। अब लोग यहां पे कहते हैं कि ये क्या है? इन्फोर्सेबल नहीं है, ये तो राज्य के ऊपर है, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी तो है। तो एक चीज ये है। इसके बाद जब आप देखोगे अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 121 के साथ अनुच्छेद 211, तो ये क्या करते हैं? यह भी शक्तियों के पृथक्करण से क्या है? संबंधित है, क्योंकि इसमें यह होता है कि न्यायपालिका के कृत्यों पर विधायिका कहीं चर्चा नहीं करेगी, और ये राज्य विधानमंडल के संदर्भ में है, और ये क्या है? संघ के संदर्भ में है। 121 किसके बारे में? संघ की विधायिका, और ये आपके राज्य के लिए, कि मतलब ये राज्य की जो विधायिका है और संघ की विधायिका है, उसमें आपस में टकराव ना हो, ये प्रावधान है। इसी तरीके से कुछ लोग अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियों का प्रावधान करता है, उसमें भी यह माना जाता है कि यह भी क्या है? यह भी सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन पर आधारित है। तो भारतीय संविधान जो है यह क्या है? यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, भारत का लोकतंत्र। और यह क्या है? आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। लेकिन यह जो कानून बनाया गया, जो जन विश्वास अधिनियम आ रहा है, यह जन विश्वास अधिनियम क्या कर रहा है? अगर आप देखोगे तो जन विश्वास अधिनियम क्या कर रहा है? न्याय करने की, यानी न्यायिक निर्णय कौन ले रहा है? न्यायिक निर्णय का अधिकार यह किसे दे रहा है? न्यायिक निर्णय का अधिकार यह दे रहा है प्रशासनिक अधिकारी को, यानी कार्यपालिका को। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करेगी? जुडिशरी एक्शन लेगी। तो कार्यपालिका से न्यायिक कृत्यों को संपादित कराना, दिस इज द वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। किसी न्यायिक अधिकारी से, बात समझ रहे हैं, किसी आप जो है कार्यपालिका के अधिकारी से, कार्यपालिका से अगर हम कोई न्यायिक कृत्य कराते हैं, तो ये क्या है? शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। और शक्तियों का पृथक्करण क्या है? भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, जो केशवानंद भारती के केस में क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया। तो एक चिंता आपकी यहां पर क्या है? प्रकट की गई। इससे शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत क्या होगा? खंडित होगा। हालांकि इसमें अगर आप देखोगे तो 1980 के बाद कार्यपालिका ने ऐसे कई कृत्य किए हैं, जो क्या होता है? जो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है, शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है।
लेकिन इसमें उस चीज को, यानी उस जो परंपरा थी जो कभी कभार दिखती थी, उसको और ज्यादा क्या किया जा रहा है, उसको लेजिटिमेट बनाया जा रहा है, उसको और ज्यादा सही बनाया जा रहा है, जिसको लेकर चिंता प्रकट की जा रही है। अगली चीज ये है कि जैसे मान लीजिए इसमें जो चीजें आप देख रहे हैं, कोई ऐसा मामला आता है जिसमें एक पक्ष क्या हो, मान लो एक पक्ष आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, क्या हो, एक पक्ष आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और दूसरा पक्ष जो है, जो दूसरा पक्ष है, मान लो ये कोई वादी है, तो एक वादी है और प्रतिवादी है, इन दोनों में क्या है, आपस में विवाद है। इस विवाद का समाधान कहां पर गया, इस विवाद का समाधान जन विश्वास अधिनियम के पास गया। जन विश्वास अधिनियम ने क्या किया, जन विश्वास अधिनियम ने इसके लिए अपना जो है क्या किया, प्रशासनिक तंत्र लगाया, यानी अधिकारी जो हैं, आईएएस अधिकारी जो हैं, उनको लगाया। तो जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार एक पक्ष है और एक पक्ष क्या है, वादी है, और प्रतिवादी के रूप में सरकार है। और निर्णय कौन कर रहा है, निर्णय वही व्यक्ति कर रहा है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियुक्त की है, क्योंकि आईएएस अधिकारियों को नियुक्त कौन करता है भाई, इस अधिनियम में जो लोग नियुक्त होंगे उसमें भारत सरकार का सीधा हस्तक्षेप होगा। तो भारत सरकार का सीधा हस्तक्षेप होगा तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक अधिकारी, तो जिसको जिसने नियुक्त किया, क्या यह निर्णय इसके खिलाफ देंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि यह भेदभाव नहीं करेंगे, या इनका निर्णय क्या होगा, निष्पक्ष होगा। इस बात का क्या हो रहा है, शंका बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो रूल ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ क्या होगा, खंडित होगा। विधि का शासन डाइसी के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या होता है, ये सिद्धांत आप देखेंगे, विधि का शासन, समझ रहे हो, ये चीजें निकल के आती हैं। तो विधि का शासन जिसके ऊपर भारत का पूरा संविधानवाद क्या होता है, लागू होता है, वो खंडित होगा। तो इसके चलते इसकी क्या हो रही है, आलोचना की जा रही है। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये प्रयास कोई पहला नहीं है, इससे पहले भारत में जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रतिस्पर्धा आयोग, वो भी क्या है, वो भी अधिकारियों का तंत्र है। सेबी का बनाया जाना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड जो आपका है, ये सब चीजें हैं। लेकिन इसमें यह मात्रा क्या हो रही है, प्रवृत्ति बढ़ रही है। जबकि कई केस लॉ को जब आप पढ़ेंगे, जो लैंडमार्क डिसीजन है, उस डिसीजन को जब आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पे यह कहा गया है कि जो भी न्यायिक निर्णय होगा वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा, और कोई भी न्यायिक कृत्य जो है वो किसी स्वतंत्र न्यायपालिका को ही हस्तांतरित किया जा सकता है, जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ना हो। अगर मान लो कोई न्यायिक कृत्य है, उसको किसी दूसरे को दिया भी जाए, प्रत्यारोपित किया जाए, तो वो स्वतंत्र संस्थान को दिया जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जो किसी गवर्नमेंट के अधीन कार्य कर रहा हो। तो ये इस पे क्या है, प्रश्न चिन्ह है। हालांकि इन प्रश्न चिन्हों को, जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये जो कानून हम देख रहे हैं, ये कानून क्या है, एक समय की मांग है। और इस समय की मांग को देखते हुए आप देखेंगे कि लगभग जो बहुमत है वो इसके क्या है, पक्ष में है। इन समस्याओं की चर्चा जरूर हो रही है, और इन समस्याओं को दूर करने के प्रति सरकार क्या है, सरकार तत्पर भी है, और सरकार इसमें संशोधन भी कर रही है। तो ये आपका क्या था, जन विश्वास अधिनियम। इस जन विश्वास अधिनियम में आपने क्या देखा कि जन विश्वास अधिनियम क्या है, क्यों है, इसका क्या महत्व है, इसकी कमियां क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, न्यायपालिका पर क्या पड़ेगा, ये चीजें आप देख सकते हैं। अब यहां से हम आगे की तरफ अगर देखें तो हमें कुछ प्रश्न यहां पर क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न मैं ले लेता हूं, जन विश्वास अधिनियम 2022 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना है, और दूसरा स्टेटमेंट है, इसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बताना है कथन केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक नहीं दो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना उद्देश्य है, और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा, यानी माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा इसे क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया, यह भी है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा यहां पर सी होगा। अब मैंने आपसे कहा कि यहां पर संविधान की क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो आपने पहला देखा कि जो हमारा शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है, ये क्या है, ये यहां पर सीधा संबंधित है।
दूसरा चीज हमने ये दिखाया कि भारत में जो विधायन की प्रक्रिया है, ये विधायन की प्रक्रिया यहां पर क्या है, यहां पर सीधा संबंधित है। अब विधायन की प्रक्रिया क्या होती है, तो यहां पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देता है, तो जाहिर सी बात है वो अनुच्छेद आपका क्या होगा, 111 होगा। तो विधायन की प्रक्रिया जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, यह भी इससे क्या होता है, रिलेट होता है। चूंकि अधिनियम नया पारित हुआ है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि भारत की विधायन की प्रक्रिया से मेंस में यानी लिखित प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये पूछा जाए कि विधायन में कुल कितने वाचन होते हैं, जो विधायन की प्रक्रिया होती है, तो विधायन की प्रक्रिया में प्रक्रिया के अंतर्गत किस वाचन में जिसको रीडिंग बोला जाता है, किस वाचन में विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाता है, समिति के पास भेजा जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन यहां पर दे दे, प्रथम वाचन, दूसरा ऑप्शन दे दे द्वितीय वाचन, सेकेंड रीडिंग, तीसरा दे दे सी आपका तृतीय वाचन, और ऑप्शन डी दे दे बी और सी दोनों। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ये प्रश्न आपसे क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न यहां पर क्या होते हैं जो लेजिस्लेशन से संबंधित हैं, वो भी क्या होता है, रिलेटेड होता है कि किसमें इसको हम सेलेक्ट समिति के पास भेजते हैं, कौन सा वाचन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर राइट आंसर क्या होगा, द्वितीय वाचन। जब सेकेंड रीडिंग होती है तो उस सेकेंड रीडिंग के दौरान क्या होता है, इसको कमेटी के पास भेजा जाता है, और जब कमेटी से विधेयक क्या होता है, वापस आता है, तब उस पे सदन में क्लाज बलाई क्लाज यानी एक एक पैराग्राफ पर, उसके एक एक उपबंध पर क्या होता है, चर्चा होती है, अलग से मतदान होता है। उसी समय सदन के सदस्य उसमें संशोधन सुझाते हैं, और अगर सदन सहमत हो गया तो उन संशोधन को क्या किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। तो हमारे यहां जो अधिनियम बनने की प्रक्रिया है वो प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। जो प्रथम वाचन होता है, प्रथम वाचन में क्या होता है, विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती। प्रथम वाचन में विधेयक को सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, वो विधेयक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विधेयक किस प्रकार का है। धन विधेयक है तो राज्यसभा में नहीं जाएगा, लेकिन अगर सामान्य विधेयक है तो राज्यसभा या लोकसभा किसी विधेयक में उसे प्रस्तुत किया जाएगा, और प्रस्तुत करने के बाद उसे क्या किया जाता है, गजट में यानी जो राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित कर दिया जाता है। यही आपकी क्या होती है, यही आपकी सामान्य जो है प्रथम वाचन होती है। इसके बाद आपका क्या होता है, द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में पहले सामान्य चर्चा होती है, और सामान्य चर्चा के दौरान ही विधेयक को क्या किया जाता है, प्रवर समिति के पास या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाता है। प्रवर समिति और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, उस पर विचार करती है। इसी द्वितीय वाचन के समय इस बात की भी संभावना रहती है कि जनता की राय भी इस पे ली जाए, तो जनता की राय भी आमंत्रित कर लिया जाता है सेकेंड रीडिंग में। अब जब समितियां इस पे विश्लेषण करती हैं, और विश्लेषण करने के बाद अपना क्या करती हैं, संशोधन देती हैं, सुझाव देती हैं। लेकिन चाहे वो प्रवर समिति हो या कोई भी समिति हो, वो विधेयक में निहित सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती है। वो सिर्फ क्या कर सकती है, उसमें कुछ सुझाव दे सकती है। फिर वो विधेयक किसके पास आता है, सदन के पास आता है। अब सदन उस पर क्या करती है, विस्तार से चर्चा करती है, उसके एक एक शब्द पर, उसके एक एक क्लॉज पे। फिर उस पर मतदान होता है अलग से। उस समय सदन के सदस्य उसमें क्या करते हैं, संशोधन देते हैं। सदन सहमत होता है तो उस संशोधन को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। जब सेकेंड वाचन हो जाता है तो आपका तृतीय वाचन होता है, और तृतीय वाचन जो होता है यह विधेयक के स्वीकार्य करने का चरण होता है। इसमें या तो विधेयक स्वीकार्य कर लिया जाएगा, यानी जितने बहुमत की जरूरत है, अगर आवश्यक बहुमत इसके पक्ष में है तो विधेयक स्वीकार्य हो जाएगा सदन से, और अगर नहीं है तो विधेयक अस्वीकार्य हो जाएगा। जब पहले सदन में यह चीज हो जाती है तो फिर यही चीज दूसरे सदन में भेजी जाती है, दूसरे सदन में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर वहां से जब पारित हो जाता है तो इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और फिर राष्ट्रपति क्या करता है, यहीं पे राष्ट्रपति आपके अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अपनी अनुमति देगा, या रोक लेगा, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा।
तो ये प्रक्रिया जन विश्वास अधिनियम में भी अपनाई गई। जन विश्वास अधिनियम को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी भेजा गया। ओके, तो ये चीज थी। तो यहां पर आपके ये भी संबंधित इससे हैं। न्यायिक जो मैंने आपको बताया, शक्तियों के पृथककरणीयता या शक्तियों का जो पृथककरण, सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन, उससे प्री में भी प्रश्न पूछा गया है, उससे मेंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस अधिनियम से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसी के साथ इस सत्र को यहां पर विराम दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।